बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मुल्क भर में जो सबसे ज़्यादा खबर ज़ाहिर टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है वो बाई इलेक्शंस की है, ज़िमनी इंतखाबात की है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो हो रहा है। लेकिन इससे जो डिटेल्स आ रही हैं उस मेरा इंटरेस्ट सारा जो था वो ये था कि छुट्टी का दिन है तो जाहिर है लोग यकीनी तौर पर इस बाई इलेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई नंबर्स सामने नहीं आए, लेकिन एक ख्याल के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि शायद 30% ही मुझे लग रहा है कि वोटर टर्नआउट रहा है। लेट्स सी इलेक्शन कमीशन क्या बताता है। लेकिन कुछ और भी हमारे सामने है और ये आया है कोई 3 दिन पहले, और इस पर ऐसी सबको चुपकी लगी हुई है इस मामले पर जिस पर आज मैं बात करने जा रही हूं। ऐसा लग रहा है ये कोई बात ही नहीं हुई है। IMF ने जनवरी 2025 के आगाज से पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के मामलात और उससे जुड़े हुए दीगर चीज़ों पर एक रिपोर्ट शाया की है। अब मुझे ये लफ्ज़ कहते हुए शर्म आ रही है एज ए पाकिस्तानी कि ऐसा लग रहा है कि IMF ने पाकिस्तान को चार्जशीट कर दिया है। कहीं किसी एक जगह पर पाकिस्तान के मामलात पर कोई पॉजिटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मुझे तजस्सुस था कि शायद हुकूमत इस पर बाकायदा तौर पर कोई डिटेल हमारे साथ शेयर करेगी। जाहिर है प्रेसेस के जरिए भी हो सकती थी या किसी और तरीकेकार से, लेकिन हुकूमत बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली मोड पर है और किसी को पता नहीं है कि IMF ने जो सारा चार्जशीट किया है, यानी कह रहा है कि इलीट कल्चर यहां पर है, वो कह रहा है आपके अदालती निजाम में 100% करप्शन है, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो उस पर हमने जरा बात करनी है। लेकिन ये सारी बेकायदगियां ये तो हम लोग भी रोजाना की बुनियाद पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुनते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन कहां पर लकुना है, कैसे बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है और क्या वाकई जो हुकूमत इतना गुडी गुडी पिक्चर दिखा रही है कि मईशत जो है वो बस अब फ्लाइट मोड में है और जा रही है ऊपर ही ऊपर, तो क्या हकीकत में भी ऐसा है या नहीं। हमसे बेहतर बात करने के लिए आज हमने जरा ज़हमत दी है हारून शरीफ साहब को। आप माहिर मईशत है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और बड़ा मुनफरिद तज्जिया भी हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हारून साहब, मैं ज़रा आपके तो तबसरे सुन रही हूँ, आपके तज्जिए भी हम तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन सर जिनका इंपॉर्टेंट आई थिंक रोल है हुकूमत वक्त का, IMF की रिपोर्ट आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई चार्जशीट ही है? क्योंकि कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पर IMF ने कहा हो कि ये आपका सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। जी, ये रिपोर्ट एक रियलिटी चेक है फॉर रूलिंग एलीट जो बहुत अरसे से डिनायल में चल रही है और वो लोगों को एक पॉपुलिस्ट नारों के ऊपर चला रही है कि जी कभी कहते हैं कि गेम चेंजर हो रहा है, कभी कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आजकल कहते हैं उड़ान हो रहा है। द क्वेश्चन हियर इज कि जब नंबर्स को देखते हैं, अगर संजीदा पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो एविडेंस बेस्ड, मुल्क आगे चलते हैं और नेशंस जब उनके इदारे मजबूत होते हैं तो इन्वेस्टर का एतबार बढ़ता है। पॉलिटिक्स आपकी फ्रेजाइल है, फ्रेगमेंटेड है। अगर इदारे भी कमजोर रहें और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ना दे सके तो इन्वेस्टर वहां पर पैसा नहीं लगाता। और वो एविडेंट है कि 12.9% हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो है, जो तकरीबन हाफ है रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग एशिया से। पैसा नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, इदारे टाइमली, प्रोटेक्शन, रूल ऑफ लॉ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रोक्योरमेंट, जब तक इन पे लोगों का एतबार नहीं आएगा तब तक ये मामला फिर फंसा रह जाता है। अब आपका सवाल अहम है कि हुकूमत ने इसके ऊपर उसको ओन क्यों नहीं कर रही और एक रिफॉर्म प्रोग्राम अर्जेंट बेसिस पे टेबल पे क्यों नहीं रख रही। उसकी 2 वजूहात है। एक तो वजह कॉम्पिटेंस की है जो बहुत अरसे से चली आ रही है। दूसरी वजह लोग जो हैं, आई डोंट थिंक कि हुकूमत की इकोनॉमी में पीपल सेंट्रिक पॉलिसी या पीपल सेंट्रिक आउटकम इस वक्त तरजीह दिखाई नहीं देते। ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन हारून साहब, ये आप जो बात कह, मैं अभी तक ना ये बात हजम नहीं कर पा रही हूँ। $20 बिलियन
डॉलर्स पर एनम करप्शन। आई मीन इट्स अ ह्यूज नंबर हारून शरीफ साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कि इसमें कितने जीरोस आते हैं। तो इस तरह की करप्शन करने का मकसद साफ और शफाफ, और बिलखुसूस मुझे चौंकाया उस रिपोर्ट में उस मखसूस सेक्टर ने जिसको हम अदालतें कहते हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सेक्टर वो है जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन होती है। हारून शरीफ साहब, ये आपको इसका क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगता है? क्योंकि अल्टीमेटली आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एवरीवन नोज द रियलिटी। तो हुकूमत को कैसे इसको चेक करने की जरूरत है सर? इस सना देखिए, दो तरह की सोसाइटीज होती हैं और गवर्नेंस के मॉडल होते हैं। यस सर। एक प्रोग्रेसिव मॉडल है जिसमें हम एक ओपन सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि जिसका काम जिसको आता है उसको दे दिया जाए। ट्रू। एक क्लोज मॉडल है जिसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में, टेक्निकल है थोड़ी, लेकिन एक पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन का मॉडल कहते हैं, ठीक है। कि जहां अवाम से पैसा खींचा जाता है और कुछ लोगों को पास ऑन कर दिया जाता है। हम अनफॉर्चुनेटली लेटर स्टेज में हैं कि हमारे जो बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स पेयर के पैसे पे और अवाम के पैसे के ऊपर फ्लरिश कर रहे हैं, ना कि अपनी कंपेटिटिवनेस के ऊपर आगे जाते हों। अब चाहे वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो, चाहे आपकी अनकंपेटिटिव इंडस्ट्री हो, चाहे ठेके दिए जाते हो बगैर ट्रांसपेरेंसी के, पैसा तो टैक्स पेयर का आ रहा है या लोन का आ रहा है। अब जब ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है उनको, तो बाकी लोग जो जो मेरिट पे काम करना चाहते हैं वो दिल बर्दाश्ता होके या तो बैक सीट ले लेते हैं या नई मार्केट्स के मुल्क से निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आपकी बात ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं, देखिए अदलिया के ऊपर एक तो हमने हर चीज को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि मेरिट भी कंप्रोमाइज हो गया, और तरजीहात जो हैं वो आपको अवाम को रिलीफ देने से हटके सिर्फ एक तबके को प्लीज करने पे आ गई हैं। सही बात। अब जब, अगर मैं तो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, जब कोई इन्वेस्टर आता है तो वो 3 सवाल पूछता है मेरे से। वो कहता है जी मेरा पैसा आपके मुल्क में महफूज है, जो मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा कल को उसके ऊपर कब्जा हो गया तो क्या वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा? कल को अगर मैंने आपके मुल्क से निकालने हैं पैसे तो क्या आपके इदारे मुझे निकालने देंगे? और ये जो आप 61% और जो हरासमेंट करते हैं टैक्स के लोग और दूसरे लोग, कैन आई डील विद देम? अब मेरे पास तो सवाल नहीं है, बड़े सवालात सिक्योरिटी के भी हैं, लेकिन इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इदारे इस वक्त प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ को प्रमोट करने की बजाय सिर्फ नंबर्स में, कलेक्शन में, एक्सट्रैक्शन में लगे हैं। अब इस मॉडल को बहुत ममालिक ने तब्दील किया है, जैसे इंडोनेशिया ने किया है, वियतनाम ने किया है, सिक्योरिटी स्टेट से इकोनॉमिक हब बन गए हैं। तो हमारे पास एक मिसालें, बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद है। अब ये करना तो या तो रूलिंग एलीट करे फैसला कि जी हमने अब कारोबार जिंदगी ऐसे नहीं चलेगा, या फिर जो यूथ आ रही है अगले 5-10 साल में, दे विल डिसाइड कि किस तरह का पाकिस्तान उनको चाहिए। हारून शरीफ साहब, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। बात नहीं कर रही तो सिर्फ हुकूमत ही बात नहीं कर रही, बाकी तो सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज है जिसका भी आपने तस्करा फरमाया है, और वो ये कि टैक्स कलेक्शन की मद में जो मासेस है, जो आम आदमी है, अब वो भी जानता है कि एक चाय के पैकेट से लेकर वो हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहा है। लेकिन आपका एक एलीट कल्चर जो है सर, इसको आप लीश नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने, आपको अच्छे से याद ही होगा मेरा ख्याल है, जब ज़रूरी टैक्स की बात हो रही थी उसमें कितनी लिए दिए हुई थी। आज जब हम शुगर कार्टल्स की बात कर रहे थे और उनके ऊपर हाथ डालने की बात हो रही थी, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है सर कि वो शुगर कार्टल्स आज भी काम कर रहे हैं, which means the governance issues is there, और उनको किसी ने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, और वो वैसे ही कंटिन्यूएशन पॉलिसीज का हिस्सा ही बन गए आपके सिस्टम में। इस ना देखिए, जिस भी सेक्टर में 80% ओनरशिप सियासतदानों की हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर हुकूमत को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, टैक्स पेयर के पैसे को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो मीशत का एक ढांचा बना दिया गया है, ना कि कंपेटिटिवनेस के ऊपर या कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ए कंट्री के ऊपर, सिर्फ एक एलीट के ऊपर जो स्टेट की सब्सिडी, स्टेट के ठेके,
स्टेट की बेल आउट्स पे चल रही है। तो जब वो आप उस ढांचे को अब तोड़ना किसका काम है? वो ढांचा तो मेरा मतलब है, या तो वो इलीट इतनी अक्लमंद हो कि अब मुल्क नहीं चल रहा तो हम बैठ के इसको तोड़ दें, लेकिन अगर वो नहीं तोड़ रहे हैं तो फिर ये अब एक्सटर्नल इदारे जो हैं, ये डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट करके आपको उन्होंने दे दी, पब्लिक कर दी, लेकिन आप देखिए कि लोगों के मसाइल और हुकूमत का नेक्सस इस कदर कमजोर है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव रिफॉर्म नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए ना, इस वक्त जो पावर है वो पीपल सेंट्रिक नहीं है, उसको लेने के तरीके फर्क हो चुके हैं। अब ये एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ जाने की अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन नहीं बन लेकिन सकता। हारून शरीफ टाइम साहब, है। मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कतई कलामी की मुआफी के साथ। ये हम तो, हमारी मईशत जो है वो तो कर्जों पर चल रही है ना, यानी आईएमएफ के कर्जे हैं, फिर आप रोल बैक करा देते हैं, फिर आपको सऊदीज के कर्जे मिल रहे हैं, फिर आपको पता है कि चाइना के लिए आप दोस्ती के सारे बुलंदो बांग दावे करते हैं, उधर से भी पैसा इधर से भी पैसा। सर, सस्टेनेबिलिटी इसका मकसद है कि आपके इकोनॉमी में नहीं है, और ये रिपोर्ट इस बात का पूरी गमाजी करती है कि आप के अंदर जितना भी जो भी वार्मथ है पैसे की इस वक्त मार्केट में, वो सुपरफिशियल है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं मौजूद है। इस ना, पहले तो मैं करेक्ट करता जाऊं कि कर्ज के ऊपर हमारी इकोनॉमी चल नहीं रही है, सिर्फ एक बेल आउट पर है। आई नो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन के इकोनॉमी, या तो कर्ज, देखे कर्ज अच्छा तब होता है जब वो रियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा हो, जब वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो रहा हो, which eventually leads to a sustainable nation. I know. अगर वो कर्ज को पे करने में इस्तेमाल हो रहा हो, अगर वो कर्ज लोगों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, अगर वो कर्ज स्टेट ओन एंटरप्राइज के लॉसेस में जा रहा हो, अगर वो कर्ज बेसिकली सब्सिडीज के अंदर जा रहा हो, तो फिर तो वो कर्ज बढ़ता ही जाएगा, कम तो नहीं होगा। दैट्स वेयर वी आर। सो वी आर ए डेट स्ट्रेस कंट्री। मेरे अभी भी ऑनेस्टली पाकिस्तान के पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रही है, हम लूज करते हैं। अभी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारी पॉजिटिविटी है, लेकिन हम उस पॉजिटिविटी को कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे, प्रिसाइसली जो इस वक्त रिपोर्ट ने कहा है कि आप वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हैं कि आपके पास जो एंडाउमेंट है उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकें। अब ये फैसला तो इस वक्त जो लोग पावर में है उनका है, या जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है उनका है। हम तो बार बार निशानदेही करते हैं, बाकी मुल्कों की मिसालें देते हैं, ऑफर करते हैं। हमें एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देखें, ब्यूरोक्रेट इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके पर्क्स वहां से आ रहे हैं। सियासतदान और सियासी पार्टीज का इंतजामी ढांचा कमजोर है। अब इस सूरत हाल के अंदर बाकी ममालिक ने ये किया है कि उन्होंने एक स्पेस क्रिएट करके वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स को लाए हैं। 2 या 3 सेक्टर्स में रिफॉर्म के लिए वो काम सियासत से इंसुलेट कर दिया। हम अगर उसी कहते हैं ना, लीकी बास्केट में मजीद पानी डालेंगे तो वो बास्केट तो नहीं भरेगी ना। We need to go out of the box and see how others have done it. There's no other way. Well, thank you very much हारून शरीफ साहब। मुझे पता है कि ये एक लंबी डिबेट है और हमने इस पर बात करते ही, लेकिन जिनको बात करनी है वो बिल्कुल खामोश हैं, और मुझे कोई शौक नहीं है हुकूमत पर लान तान करने का या हुकूमत को क्रिटिसाइज करने का। ये वही आईएमएफ है जिसके बारे में हमें बार बार बताया जाता है कि जी आईएमएफ जो है वो मुतमईन हो गया है, हमारा जो टैक्स नेट है उससे वो बड़ा खुश है, हमारी जो पॉलिसीज हैं उस पर आईएमएफ हमें मजीद कर्जा देने पर आमादा हो गया है। तो भाई यही आईएमएफ जो है ये पाकिस्तान की रिपोर्ट पेश कर रहा है और आपके और हम सबके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि आपके यहाँ बैड गवर्नेंस है, आपके यहाँ शुगर कार्टल्स हैं, आप उनको नहीं रोकते हैं, आपका अदालती निजाम जो है वो 100%, ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही, वो कह रहे 100% करप्ट है। तो इस सब की जवाबदेही हम किससे लें? इलीट कल्चर जो इस पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया है। और अभी जैसे हारून शरीफ साहब कह रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं आपकी, जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका, इतने प्रिविलेजेस क्लास के लोग हैं माशाल्लाह, बिल्कुल रखें, लेकिन आप अपनी मासेस को भी तो कुछ देना। बहरहाल हम कुछ नहीं दे रहे, लेकिन इंडिया को जो कुछ मिल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। ये तेजस उड़ता नहीं है, और जब उड़ता है तो फिर गिर भी जाता है। क्यों? इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा अब हम तेजस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे। एयर शो मुनक्किद था दुबई के अंदर और इस दौरान यह हादसा पेश आया। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की अगर हम बात करें तो जाहिर है इस तरह की चीज़ों को ये कहना बिल्कुल हक बजाने पे हम कहने में कि तकनीकी फॉल्ट हो सकता है, कोई मसला आ सकता है और इस तरह के हादसात बहरहाल दुनिया भर में होते भी हैं और हम देखते भी हैं। लेकिन हमारा सवाल बुनियादी तौर पर ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इंडिया जिस तरह की गुफ्तगू करता है, खास करके नरेंद्र मोदी का जो अंदाज है वो ऐसा लगता है कि मेक इंडिया ग्रेट इंडिया वाली जो गेम चेंजर की वो बातें कर रहे थे इस तेजस को लेकर के, वो सारा पूरी तरह से पाश पाश हो गया है। हकीकत हाल ये है कि इस वक्त न सिर्फ ये कि तकनीकी सलाहियतें हिंदुस्तान खोता जा रहा है, इंडिया खोता जा रहा है, बल्कि जो उसकी दिफाई बयानियां है वो भी बहुत बुरी तरह से धचके का शिकार है। इस पर जरा बात करने के लिए हमने आज जहमत दी है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब को। जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने करते हैं कि इस तरह के हादसात, दिफाई बयानियां जो है इंडिया का, उसको पूरी तरह से किस तरह मंजर पर लेकर आ रहे हैं। और साथ साथ ये कि हर अपने जेट को, हर तैयारे को, पहले वो राफेल के ऊपर इतने नाज़ा थे, फिर इस तेजस को लेकर बड़ी बातें करते थे। दर हकीकत रियलिटी चेक कहाँ पर है। अब बात करते हैं खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। थैंक यू मिस सना फॉर इनवाइटिंग जी। थैंक यू वेरी मच खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब ये फरमाइएगा, जाहिर है आप लोग टेक्निकल लोग हैं तो आप टेक्निकली बात करेंगे। हम तो ऐसा देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसे हादसात होते हैं और इसको मसला नहीं बनाया जाता, लेकिन इंडिया की जो मसला है वो ये है कि वो इस अपने तेजस हो या राफेल हो या दीगर और उसके जितने भी जहाज हैं उन पर वो बड़ी मार्केटिंग भी करते हैं और ऐसा दिखाते हैं दुनिया को कि उनके पास जो दिफाई सिस्टम है वो सबसे मजबूत और मरबूत है, लेकिन ये तो पाश पाश हो जाता है। इसके पीछे आपको कौन से एलिमेंट नजर आते हैं और जो जिसे कहते हैं ना रियलिटी चेक कहां पर नहीं होता इनका? जी आपकी तरह मैं भी इस जवाब को दो हिस्सों में सवाल की तरह डिवाइड करना चाहूँगा। पहला हिस्सा ह्यूमैनिटेरियन है और ज़ाहिर है एक इंसानी जान गई है, चाहे वो दुश्मन की हो। ये क्योंकि कॉम्बैट विक्ट्री या कॉम्बैट किल नहीं थी, इसलिए ज़ाहिर हम उस पर खुश नहीं होना चाहिए और मैं भी अपनी तरफ से कॉन्डोलेंस और अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। और कल मेरी पाक फ़िज़ाइया की सीनियर लीडरशिप से बात हुई थी। ख्यालात थे कि ये ह्यूमन ट्रेजेडी है एज इंसान, ऑब्वियसली इसको हम सेलिब्रेट नहीं करते, अफसोस हुआ में। और मैं ग्रीव फैमिली के साथ अपनी तरफ से, पाक फ़िज़ाइया की तरफ से अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। जो टेक्निकल सवाल आप कर रही हैं कि हिंदुस्तान क्या हुआ और कैसे हुआ, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री से कनेक्टेड है। ये कल का एक एपिसोड, परसों का एक एपिसोड नहीं, इसको सिर्फ कह सकते कि ये अभी हुआ था अचानक। हिंदुस्तान की एक ट्रैक रिकॉर्ड इस जहाज का कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान खुद भी इस पर फख्र नहीं करती इतने सालों में, क्योंकि जब 1985 में ये जहाज कंसीव किया गया था पहली दफा, तो हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जिसने कंपनी जहाज बनाना था, ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट के नीचे है। पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स का इस पे कुछ ज्यादा स्टेक नहीं है। एक बात, उन्होंने ये प्लान किया था कि ये ना सिर्फ एयरफ्रेम खुद बनाएंगे बल्कि इसका इंजन भी खुद बनाएंगे। एयरफ्रेम तो उन्होंने बना लिया लेकिन इंजन कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, यानी उन्होंने बनाया ही नहीं। जब ये एयरफ्रेम बन गया तो उन्होंने फिर सोचा कि कहाँ से इंजन ले, फिर अमेरिका का उन्होंने ये जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी है F404 और F414 इंजन इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, इंडक्ट किया बड़ी रिसर्च के बाद। लेकिन थोड़ा सा इसलिए किया कि वो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इंजन लेट आया, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी दूसरी सेंसर्स के साथ जो कनेक्टिविटी होती है वो मुश्किल पेश आई। मैं सिंपल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दौरान ये क्योंकि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हो गया और पॉलिटिकली सेंस में कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की फंड्स रिलीज होने थे, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स पे डिपेंडेंट हो गया। एयरफोर्स जो असल कस्टमर थी या सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी, उसकी कोई इनपुट नहीं थी। और मैं एक चीज जो बताता चलूं कि वो कहते थे, मैंने इंडियंस का बहुत ज्यादा फॉलो किया इस जहाज को बड़े अरसे से, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक कंपैटिबल था JF-17 थंडर के मुकाबले में। तो हिंदुस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि मैं राफेल से बिल्कुल मेरा एतमाद नहीं है और ये बड़ी सीरियस बात है मेरे भाई। ये इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पहली बात तो ये। फिर इंडियन एयरफोर्स का ये ख्याल था और उनका कहना था कि हमें एक फाइटर जेट चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट चाहिए। जरा गौर करें कि ये उनके क्या ख्यालात थे जहाज के बारे में, खुद ही पूरे एतमाद नहीं थे। बहुत सारी चेंजेस आई। मैं टेक्निकल चीजों में जाकर, फ्लाई बाय वायर है, इसके वेपन सिस्टम है, इसकी कंपैटिबिलिटी है, इसमें वाइब्रेशंस आती रही,
बहुत सीरीज है इसके लैप्सेस की जो उन्होंने रिकवर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टेक होल्डर डायरेक्ट इंडियन एयरफोर्स नहीं थी जो सबसे बड़ी ऑपरेटर होनी थी, सही बात है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स आते रहे। क्विकली मैं फ्लैशबैक पाकिस्तान एयरफोर्स का भी करता चलूं ताकि आपके व्यूअर्स सही कंपैरिजन कर सकें कि 1985 में ये जहाज कंसीव हुआ, 10 साल बाद F-17 थंडर यानी 1995 में हमने सोचा कि बनाते हैं। पिछले 40 सालों में इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ 40 जहाज मिले हैं, जबकि 10 साल बाद शुरू करने वाला जो F-17 थंडर का प्रोग्राम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200 जहाज पाक फिजाइया में ना सिर्फ अब हिस्सा ले रहे हैं, मई में हिस्सा लिया, बल्कि अभिनंदन जो की जो शूटिंग 2019 में थी उसमें भी F-17 थंडर शामिल थे। तो ये मैं फर्क ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर एक परसुएशन ये तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो आसमान और जमीन का मवाजना है। ये तो दुनिया भी अब इस पर कह रही है कि जहां कहां इंडिया की जो कैपेसिटी है और कहां पाकिस्तान की, उसको आप मिला नहीं सकते। लेकिन कमांडर साहब, एक और सवाल भी शायद अहमियत रखता है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब इस तरह की चीजें आप बनाते हैं तो उसको भी आपने ज़ाहिर फॉलो करना होता है। तेजस के आपने जैसे अभी खुद ही कंपैरिजन बता दिया ना कि वो F-17 से हमारे कंपेयर करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई जहाज उड़ाते हुए, अब मैं जैसे आप तो ज़ाहिर प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये तैयारा जब उड़ा होगा उस वक्त इसमें तकनीकी खराबी पैदा हुई होगी जो अचानक ये इतना बड़े हादसे का शिकार हुआ, या उससे पहले ये चेक होता है कि भाई जब आप ज़ाहिर है आप लेकर हवा में उसको उड़ रहे हैं एक जेट को, तो आपको उससे पहले उसको असेस करना है कि वो किस काबिल है। ये कहां कोताही हुई है? एज एन एक्सपर्ट आप इस पर क्या राय देंगे, कहां कोताही हुई है? देखिए उससे ना एक भी सॉर्टी जो है विदाउट चेकिंग सेटिस्फेक्शन, ग्राउंड क्रू, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, जो वेपन सिस्टम रिलेटेड लोग होते हैं, उनकी कंसेंट, अप्रूवल, रीचेकिंग और इंस्पेक्शन के बगैर कोई जहाज टैक्सी टेक ऑफ नहीं कर सकता। पहली बात तो ये क्लियर। और फिर सबसे बढ़कर खुद पायलट जब जहाज पर जाता है तो उस पर लाजिम होता है कि वो पूरे जहाज को अच्छी तरह देखे, कोई पैनल लूज तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई। और फिर वो किसी स्टेज पर उसका ये प्रोगेटिव होता है पायलट का, जो फाइटर पायलट अंदर बैठता है, कि अगर उसको लगे कि मुझे कोई एबनॉर्मल नॉइज आ रही है, कोई अनयूजुअल नॉइज आया है, कोई सिम्टम आए हैं या नहीं आए, वो अपनी एक असेसमेंट पर भी जहाज को डाउन कर सकता है और मिशन को अबॉर्ट या कैंसिल कर सकता है। उसकी फाइनल कॉल होती है कि मुझे वाइब्रेशन महसूस हुई है फॉर एग्जांपल, या मुझे कोई नॉइज ऐसा आया इंजन की तरफ से, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो ये फाइनल कॉल होती है। उसको पूरी दुनिया में फाइटर पायलट की जजमेंट को ऑनर किया जाता है। वो ये नहीं होता कि जबरदस्ती आप जहाज ले जाएं, पहली बात तो ये। और ये जो जहाज का प्रोटोकॉल, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अब बहुत ज्यादा इस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंजन का फॉल्ट है। ये इंजन का मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। जाहिर है इंडिया ने इतने सालों से ऑपरेट किया है, 40 जहाज उड़ रहे हैं, तो अभी कहना कि ये जहाज फॉल्टी था तो आप दुबई खुद लाए हैं, उसी इंजन पर लाए हैं, आपने नहीं लाना चाहिए था। फिर आपने एरोबैटिक्स के लिए टेक ऑफ किया तो आपको नहीं टेक ऑफ करना चाहिए था अगर इंजन फॉल्टी है तो। आप इतने सालों से अमेरिकन इंजन उड़ा रहे हैं, चले मैं उसकी भी हिस्ट्री बता देता हूं। ये तकरीबन 45 साल पुराना डिजाइन है, जो अमेरिकन एयरफोर्स के पास सबसे शायद बैटल टेस्टेड ये इंजन है। ये इंजन F-18 में भी लगा हुआ है। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि ये आम हालात में, इवन कॉम्बैट या में मैनूवरिंग में, ये जिसकी परफॉर्मेंस कोई खराब या ऐसा सरप्राइज दे जाए। ये बहुत ट्रस्टेड इंजन है। अच्छा। मैं एक और डाटा दे देता हूँ। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जिसको ब्लेम कर रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इसी दुबई एयर शो में, जिसमें 200 से ज्यादा जहाज डिस्प्ले पर है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के एक इंजन लगे हुए बोइंग 777-9, एमिरेट एयर ने 65 जहाजों का सौदा किया $38 बिलियन का बोइंग कंपनी के साथ, उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक जहाज इंजन ही लगे हुए हैं। तो अब आप कहां ड्रॉ करेंगे कि कौन ये इसी एयर शो की बात कर रहा हूं, $38 बिलियन के, यानी कि जिसमें से उन्होंने तकरीबन इंजन एक्स्ट्रा लेने हैं, 65 जहाज लेने हैं, कुछ 70-80 वो इंजन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी बड़ी ट्रस्टेड है, दुनिया की मानी हुई कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, तो इसको ब्लेम आप नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर ब्लेम कर सकते हैं कि आपने कंपैटिबिलिटी, क्योंकि फ्रेम खुद बनाया, स्ट्रक्चर खुद बनाया, एवियोनिक्स खुद बनाई, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जो जहाज का खुद बनाया, उसकी वजह से अगर कोई कंपैटिबिलिटी इशू आए तो वो इंजन बनाने वाली कंपनी का फॉल्ट नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है परसेप्शन, मैंने कहा कि एक दफा खालिद साहब, आपकी इसी बात पर आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले लूं सर, वापस आते हैं तो जरा और तेजस को भी इलैबोरेट करते हैं, फिर जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेसिटी के ऊपर थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया एक मर्तबा फिर पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। खालिद साहब से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और अब जरा गुफ्तगू करते हैं अहमद हसन अल अरबी साहब से, जो कि ज़ाहिर इंपॉर्टेंट शख्सियत है, तज्जियाकार हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे जो मामलात हैं उस पर इनकी कड़ी निगाह भी है। अहमद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम, बहुत थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अहमद हसन साहब, बुनियादी तौर पर ज़ाहिर टेक्निकल क्वेश्चंस तो थे जो अभी हम आपसे भी करेंगे, लेकिन सिर्फ बुनियादी सवाल ये है कि इस स्टेजेस को लेकर इंडिया ये कह रहा था कि ये उसका गेम चेंजर साबित होगा। आपको क्या लगता है कि खुद इसको, जिसको गेम चेंजर कह रहा था, वो वाकई बहुत बड़ा चेंजर साबित हो रहा है खुद हिंदुस्तान एबिलिटी और उस दिफाई बयानिए पर जो कि वो दुनिया भर में, आई एम रियली सॉरी यूजिंग द वर्ड, जो वो बेच रहा है? जी देखें, आप जो बात आपने कही है, आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि जैसे तेजाज के बारे में ये रिटोरिकल स्टेटमेंट के तेजाज गेम चेंजर होगा, हाँ। उसी तरह राफेल के बारे में कि राफेल इनविंसिबल है। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आमतौर पे आपको जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो कि डिफेंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गया या प्राइम मिनिस्टर इंडियन हो गया, तो आपको उसके मुंह से ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं। अब पूरी दुनिया में कोई दूसरा मुल्क, मैं क्योंकि स्टूडेंट हूं इंटरनेशनल रिलेशंस का, बहुत मुश्किल से हमें तारीख में कोई ममालिक मिलते हैं जो अपने वेपन सिस्टम्स को और अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को पॉलिटिसाइज करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि आपकी कोई एक्सरसाइज हो रही है और उसके इफ्तिताह के लिए पॉलिटिशियंस पहुंचे, अगर पहुंच भी जाएं तो फिर पूरा मीडिया उसको कवर करे और वो फैलाए। या आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल्स जो हैं, ये हॉरिबल एग्जांपल्स आपको भारत के अंदर नजर आएंगे। इन्होंने अपने हर पॉलिटिकल सिस्टम को कमर्शलाइज सॉरी अपने हर मिलिट्री, ये जो एविएशन के प्रोग्राम्स हैं इनके, उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, फिर उसको दे टर्न इट इनटू पॉलिटिकल करेंसी, जो कि फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं वोट्स के साथ। ये भारतीय कौम का, भारतीय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का इस वक्त, इस दौर में सबसे बड़ा अलमी है और उसकी भेंट फिर ये पूरी की पूरी कौम चढ़ रही है। तेजाज जो है, तेजाज इनका जो एक वो जो जलसों के अंदर जुमला बिकता था, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया फॉर मेड इन इंडिया, वो आत्मनिर्भर भारत जो था उसका एक छोटा सा पुर्जा था ये तेजाज। तेजाज के अंदर पहले दिन से बहुत ज्यादा फ्लॉस थे, पूरी दुनिया को पता है, डिफेंस स्ट्रक्चर्स को पता है। अभी ये GE-404 के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि जी उसकी वजह से, अमेरिकन इंजन की वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई। मुझे अच्छी तरह याद है, इससे पहले इन्होंने तेजाज के अंदर अपना इंडिजिनस कावेरी इंजन लगाना था। हाँ। उस कावेरी इंजन के अंदर इतने ज्यादा फ्लॉस से कि इसी तरह के शोज ये टीवी के ऊपर आके करते कि जी हमें कावेरी इंजन नहीं चाहिए, हमें अमेरिकन इंजन चाहिए। बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि जब आप पॉलिटिसाइज कर देते हैं, प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं अपने वोटों को, इलेक्टोरल कॉलेज को, अपने स्लोगन्स को, तो फिर आपको इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस रास्ते पे चलता हुआ इतना आगे निकल चुका है कि अब सिर्फ तबाही है। कोई मिरेकल या मोजज़ा ही हो जो इंडिया को इस रास्ते से वापस बचा सके, मुझे तो नजर नहीं आता। मुझे इनका डाउनफॉल हर गुजरते दिन के साथ मजीद ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अहमद साहब, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो इंडियन मीडिया का नैरेटिव है वो तो हमें पता है वो किस तरह से उसको बिल्डअप करते हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात जो हैं वो आई ओपनर होते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इस पर सवाल जरूर उठा रही है। जाहिर है दुबई की टेरिटरी के अंदर हुआ है, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो हैं वो इस सारे मामले के ऊपर एक तो इसको बहुत सीक्रेट रख रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तहकीकात में भी कहीं ना कहीं हाथ दिखा रहे हैं ये अपनी अवाम को भी और पूरी दुनिया को भी? क्योंकि जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि अपनी जो कैपेसिटी है उस पर तो इनका कोई बन नहीं पा रही चीजें, तो दूसरों के ऊपर मलबा तो डालना ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि तहकीकात को सीक्रेट रखने के पीछे क्या मकासद होंगे? देखिए, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको इनके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर या इनकी इस वक्त की जो स्टेट क्राफ्ट है उसमें आपको इस वक्त जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका नजर आएगा वो ये आएगा, कहीं ना कहीं हमारा वोटर खराब ना हो जाए, कहीं ना कहीं हमारी जो इस वक्त की पॉलिटिकल एलिट है, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो कहीं ना कहीं इनका ये आएगा कि उसकी करप्शन जो है वो मंजर आम पे ना आ जाए। छुपा क्यों रहे हैं? आमतौर पे अगर इस तरह का कोई वाकया हो, कोई रीजनेबल कंट्री हो, वो कहे इसकी ओपन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन मुझे चाहिए और रिपोर्ट्स मेरे टेबल के ऊपर हो। कोई भी एक डिग्निफाइड लीडर इसको इस तरीके से देखेगा। लेकिन बाकायदा तौर पर इंडिया के अंदर, आपको पता है इंडिया के अंदर बॉलीवुड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है इनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। अब से तकरीबन 10-15 साल पहले एक बहुत मशहूर फिल्म इन्होंने बनाई थी जो कि बिल्कुल ये जो इनके प्लेन्स होते हैं, क्योंकि अभी ये जो फ्लाइंग कॉफिन तेजाज है, इससे पिछला फ्लाइंग कॉफिन मिग 21 था, तो वो मिग 21
अंदर पॉलिटिशियंस की करप्शन के ऊपर वो पूरी मूवी बेस कर रही थी। और जाहिर है उसमें उन्होंने बताया कि पॉलिटिशियंस की करप्शन होती है और किस तरीके से हाँ बाकायदा बिल्कुल उस ठीक कह फिल्म रहे हैं। हाँ 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 दिखाया। इन्होंने बिल्कुल उस फिल्म में दिखाया कि किस तरह से पॉलिटिशियंस उस करप्शन को दबाते हैं और दफन करते हैं। जाहिर है व्हेन देयर इज फायर देयर विल बी स्मोक। सो इसका मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि इसमें आपको तेजास है, इस पे इंडिया के अंदर इनके सब कॉन्ट्रैक्टर, इनके इंजीनियर्स, इनके डिफेंस एनालिस्ट सारे ये बात कर चुके हैं कि इसमें मैसिव मैसिव करप्शन है। तो ऑलराइट, यही इनका लेकिन अहमद प्रॉब्लम है। हसन अल-अरबी साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, इसलिए मैं आपसे जरूर इस पर इनपुट लेना चाहूंगी। इस स्टेजेस के, इस हादसे, इस वाकये के बाद जो इंडियन मार्केट है, आपको क्या लगता है वो कितनी स्क्वीज अप होगी? और जो जहां से इनकी खरीदारी और सारा, अभी तो तेल के जितने इनकी डील्स थी मेरा ख्याल है वो भी इन्होंने रशिया के साथ कैंसिल करने पे खड़े हो गए। आपको क्या लगता है कि इनकी अपनी मार्केट इसको लेकर कितनी ज्यादा स्क्वीज होगी? और उसके लिए ये तेजस को जिस तरह से आगे दुनिया में बेचना भी चाह रहे थे, उसके लिए भी वो वसाइल सामने नहीं होंगे? देखिए अभी अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि जहां से इनको थोड़ा बहुत लीड्स मिल रही थी तेजास को लेके, या इनके इवन जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेके, वो इनकी खत्म होना शुरू। जिस तरह आपने देखा मार के हक बुनियानुल मरसूस के फौरन बाद दुनिया में राफेल का जिस तरह से ग्राफ गिरा, इंडोनेशिया ने अपनी डील कैंसिल होल्ड पे चले गए। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है अल्केमी का, जिसमें कहा जाता है कि आप किसी एक इंफीरियर मेटल को एक सुपीरियर मेटल यानी गोल्ड के साथ टच करें तो वो गोल्ड हो जाता है। इंडिया में उसका कॉन्ट्रेरी हो रहा है। इंडियंस किसी भी चीज को टच कर रहे हैं वो डूबती चली जा रही है। सो ये एक वो जो पिछले 10 15 20 साल बोया है वो काटने का वक्त इनका जो है वो आ चुका है। और इनकी ना सिर्फ जो वेपन इंडस्ट्री है बल्कि इनकी पॉलिटिकल इंडस्ट्री जिसको इन्होंने बना दी है वो भी कोलैप्स का शिकार है। ठीक हो गया अहमद हसन अल-अरबी साहब, आपसे हम राब्ता रखेंगे और आपका तज्जिया हमारे लिए बड़ा मोतबर है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जरूर इस पर बात करेंगे। वेल थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।